Hello everyone and welcome to yet another video on AG Chemistry. In this video, we will be discussing 15 questions as part of assignment 2. So you can do this in two ways. या तो आप ये असाइनमेंट है इसको डाउनलोड कर दीजिए, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा. तो या तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये 15 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिए ऑन योर ओन फर्स्ट. आंसर्स चेक कर लीजिए और फिर जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप उस क्वेश्चन के स्पेसिफिक सोल्यूशन को देख सकते हैं. तो इस असाइनमेंट में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यू विल फाइंड क्वेश्चंस यूजिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशंस इन डिफरेंट मैनर. आपको मास नंबर, मास वॉल्यूम, मास मोलर मास पे रिलेशन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन मिल जाएंगे. क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मीडियम रहेगा, मिक्स्ड है क्वेश्चंस. यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. तो या तो आप इसको डाउनलोड करके पहले सॉल्व कर लीजिए या फिर दी अनदर वे दैट यू कैन डू दिस इज आप मेरे साथ साथ क्या करें कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें. तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूं तो पहले आप ट्राई कर लो खुद से और फिर आप सॉल्यूशन देख लो. तो जैसा भी आपको सुटेबल हो यू कैन ट्राई एंड लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ 15 क्वेश्चंस एज पार्ट 2 ऑफ असाइनमेंट ऑन मोल कॉन्सेप्ट. तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला and molecular mass of compound are CH2O and 180 respectively. तो भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर मास दे रखा है. व्हाट विल बी दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, बहुत बेसिक से सवाल है. एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं भाई CH2O आएगा. एक बार आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लिया CH2O तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिखोगे. कार्बन का मास 12 प्लस दो हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16. इस सबको टोटल करोगे. व्हेन यू टोटल इट आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 30. राइट. ओके, इसके आगे बढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमको दे रखा है 180, उसको हमने डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई 180 है. इसको करने के बाद अब नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो इंटीजर है n वो फाइंड करोगे. तो n इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आपको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30. तो रिलेशन निकल के आ जाती है, क्या आती है भाई, तो n is 180 by 30 which is equals to 6. Therefore the molecular formula is 6 into empirical formula which is 6 into CH2O which gives you C6H12O6 as your answer. तो यहां से हमको आंसर अपना मिल जाता है C. ओके, मूविंग अहेड ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. अब क्या हो गया कि आपको चार अलग ऑप्शन दे दिए. 0.16 ग्राम CH4, 0.28 ग्राम N2, 0.36 ग्राम C6H12O6 एंड 1.1 ग्राम CO2. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब में नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे. तो हम एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, फिर आगे जाके अपन लोग उसी को रिपीट कर देंगे क्योंकि सिमिलर सी चीजें हैं, सबके वजन दिए हुए हैं, सब मॉलिक्यूल्स हैं. तो इन सब में अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स. तो देखो CH4 के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन मास है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इसका मोलर मास हमको निकालना आता है 12 कार्बन का वजन और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 16 ये आ जाएगा. तो इससे अपन मोल्स निकाल लेते हैं. तो गिवन मास इज 0.16 अपॉन मोलर मास इज 16. इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/100 आ जाएगा भाई. ठीक है. ओके, इसके बाद आपको एक बार मोल्स मिल गए तो आपने मोल्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो उससे नंबर ऑफ CH4 आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na गिव्स यू नंबर ऑफ CH4. तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने रख दिया 1/100 इंटू Na. ये 1/100 यहाँ रख दिया इंटू Na करोगे तो इससे आ जाएगा Na/100 एज योर मोल्स ऑफ CH4. आगे जाते हैं. ये मोल्स से अपने को नंबर ऑफ एटम चाहिए. तो एक CH4 में 5 एटम्स होते हैं तो ये इसकी एटोमिसिटी कहलाती है. ठीक है, दिस इज द एटोमिसिटी ऑफ CH4. एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन. तो अगर एक में 5 होते हैं तो इतने सारों में कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ CH4. कितने एटम्स है एक में मल्टीप्लाइड बाय कितने CH4 हैं एक्चुअली. तो भाई एटोमिसिटी के लिए नंबर ऑफ CH4 तो अपने पास थे Na/100 और एटोमिसिटी थी 5. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा Na/20. ये इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 Na. ये तो नंबर ऑफ एटम्स आए CH4 में. इसी तरीके से अब देखो डायरेक्ट क्या करना है अपने को, एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे,
अपन नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया, देखो एटोमिसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अब। तो अब सेकंड केस N2, N2 के लिए एटोमिसिटी 2 है, 2 रख दो, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.28 डिवाइड बाय 28, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। एटोमिसिटी 2 है, गिवन मास 0.28 है, डिवाइड बाय 28 मोलर मास आ गया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na विल गिव यू नंबर ऑफ एटम्स, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 1/100, तो ये तो 1/100 हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो Na/50 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। सो दिस इज Na/50 विच गिव्स यू 0.02 Na एज द नंबर ऑफ एटम्स इन N2। इससे और आगे चलते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम्स इज अगेन एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। ये अब अपन कर रहे हैं थर्ड C6H12O6 के लिए, तो एटोमिसिटी कितनी है भाई इसकी, जल्दी बताओ, देखो जरा। एटोमिसिटी इज 6 + 12 + 6 24, गिवन मास इज 0.36, मोलर मास इज 180 है ना, ये अपन ने पहले सीख लिया था पिछले असाइनमेंट में कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। इसको सॉल्व कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 48/1000 Na, तो ये आ जाएगा 0.048 Na। ये तीसरे के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। और लास्ट एटोमिसिटी CO2 की 3 है, मास दे रखा है 1.1 ग्राम, मोलर मास होता है 44, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 0.075 Na। तो अब चारों के नंबर ऑफ एटम्स आ गए, 0.075 Na, 0.48 Na, 0.02, 0.05। ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें दिख रहे हैं CO2 में, तो इसीलिए अपना आंसर जो है वो आ जाएगा CO2, और इसको हम मार्क कर देंगे करेक्ट एज ऑप्शन डी। मूविंग अहेड, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है अगला सवाल, लेट्स सी। तो अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट विल बी। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो सल्फर का परसेंटेज दे रखा है, तो एटम्स जितने कम होंगे वेट उतना कम हो जाएगा। तो सल्फर अगर है किसी कंपाउंड में, इफ सल्फर इज देयर इन द कंपाउंड, तो उसका मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, 1 से कम हुआ तो फिर सल्फर कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टू ऑब्टेन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास द सब्सटेंस मस्ट हैव अ सिंगल सल्फर एटम। सिंगल सल्फर एटम है तो उसका वजन अपन 32 रख देंगे, है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर है तो उसका वजन 32 आएगा एक अकेले सल्फर का। तो मास ऑफ सल्फर 32, परसेंटेज अपने को दे रखा है 4%, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 4%। और मॉलिक्यूलर मास, वैसे तो मैं मोलर मास के लिए MW यूज करता हूँ, बट मॉलिक्यूलर मास के लिए भी सिंबल यूज कर देते हैं MW, ये पता करना है। इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर दो, मॉलिक्यूलर मास ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 32/4 जो है वो कट के 8 हो जाएगा, 8 × 100 विल बी 800, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 800 अपना आंसर आ गया। तो वील कम मार्क दी ऑप्शन डी एज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ चीजें थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेंगी। आपको क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो CaCO3 का वजन दिया हुआ है, तो CaCO3 10 ग्राम दिया हुआ है। अब अपन को कुछ बातें बोली हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी मोल्स होते हैं, ग्राम एटम इज मोल्स, तो इसमें 1 मोल कार्बन एटम है, या इसमें 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम है, या 12 ग्राम एटम कैल्शियम यानी 12 मोल कैल्शियम है, या इनमें से कोई भी नहीं। अपने को ये सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। तो अपन कर लेते हैं फटाफट भाई। CaCO3 का मास 10 ग्राम दे रखा है, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स विल बी गिवन मास, CaCO3 का मोलर मास 100 होता है, निकाल के देख लेना, तो आपके पास 0.1 मोल CaCO3 हो गया। अब एक CaCO3 में एक कार्बन है ना, 1 CaCO3 हैज 1 कार्बन, 1 कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन एक अकेले के अंदर। तो एक मोल के अंदर होगा 1 मोल कार्बन, 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल ऑक्सीजन, लेकिन आपके पास है 0.1 मोल। तो 0.1 मोल CaCO3 के अंदर 0.1 मोल कार्बन आएगा, देयरफॉर ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ कार्बन जो है वो आएंगे 0.1, ठीक है। और ऑक्सीजन के जो आएंगे वो आएंगे 0.3 मोल, क्योंकि 3 गुना है। और अगर कैल्शियम भी बोलते तो ग्राम एटम्स या
मोल्स ऑफ कैल्शियम, एक में एक था तो 0.1 में 0.1 मोल आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो। तो कार्बन तो 0.1 मोल है, यहाँ 1 दे रखा है तो ये गलत हो गया। कैल्शियम भी 0.1 है, यहाँ 12 दे रखा है, 12 मोल, ग्राम एटम इज मोल्स ऑफ एटम, तो ये भी गलत हो गया। 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 0.3 ग्राम एटम मतलब 0.3 मोल्स ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्विक क्विक सॉल्यूशंस है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है। मतलब अब अगर आपने थोड़े क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के किए होंगे तो ये इतना मुश्किल चीजें नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ ये समझना है कि अगर ऑक्साइड है, ये बोल दिया है, और 40% मास ऑक्सीजन का है, और मेटल का परसेंटेज नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट मेटल का परसेंटेज जो है वो 60 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि सिंस ऑक्सीजन इज 40%, देयरफॉर एम विल बी 60%। पहली बात तो ये आ गई। अब इससे आगे बढ़े तो क्या दिया है और कि एम हैज एटॉमिक मास ऑफ 16, ठीक है भाई, और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना है। तो आप ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपन लोग सीखते हैं कि भाई लेट कर लो कि टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम है। तो 40% अगर ऑक्सीजन है तो 40% ऑफ 100 ग्राम इज 40 ग्राम ऑक्सीजन, बचा वो 60% मेटल एम है, तो 60 ग्राम हो गया आपका मेटल एम इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अपन ने लेट कर लिया, आप वेरिएबल से भी कर सकते हो, बट लेट करके काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 60 ग्राम मेटल हो गया, 40 ग्राम ऑक्सीजन हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स पता करने, 100 ग्राम मानो या 100 एएमयू मानो, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ मोल्स आएंगे या एटम्स आएंगे। तो लेट्स से हमने एएमयू अज्यूम कर लिया कि भाई लेट कर लिया हमने कि लेट टोटल मास इज 100 एएमयू, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये बार बार लिखते नहीं है हम इस प्रोसेस में, क्योंकि हम सीधे परसेंटेजेस यहाँ रखते हैं, क्योंकि लेट हमेशा हम 100 ही करते हैं और फिर सीधे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास, मेटल का दे रखा है 24, और ऑक्सीजन का गिवन मास बाय उसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो 60/24 जो है वो आ जाएगा 2.5, और 40/16 आ जाएगा 2.5। अब नंबर ऑफ एटम्स आ गए, इनका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो जो छोटी वैल्यू उससे सबको डिवाइड कर दो। सो 2.5 बाय 2.5 विल गिव यू 1, एंड 2.5 बाय 2.5 विल गिव यू 1। ये हमको ये बता रहा है कि आपने कितना भी मास ले लो, या 100 200 एक्स कुछ भी ले लेते, उससे जब आप एटम्स का या मोल्स का रेशियो निकालते तो वो 1:1 आएगा। यानी एम अगर एक है तो ऑक्सीजन भी एक है। तो इसकी मदद से हमको फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड मिल जाता है MO। हर एक मेटल एटम के लिए एक ऑक्सीजन का एटम है, और इससे अपना आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये बातें। चलो भाई आगे चलते हैं और कुछ बातें करते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा अगला वाला। तो यहाँ क्या बोला है, सवाल ने बहुत कुछ बोल दिया भाई। देखते हैं क्या कह रहा है। एलिमेंट ए बी फॉर्म टू कंपाउंड, एलिमेंट ए और बी मिलकर दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। उनका फॉर्मूला दे रखा है B2A3 और B2A, और बोला है कि 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 वे 9 ग्राम्स। तो 0.05 मोल B2A3 का वजन 9 ग्राम है, और 0.1 मोल B2A वेज 10 ग्राम्स। तो ध्यान से देखो, तो आपको दो डेटा दे दिए, दो इक्वेशन आप बना लोगे। एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी आर, और दो ही अननोन है, एटॉमिक वेट ए और बी। तो ये मैथ्स में आप सीखते हो कि दो इक्वेशन अगर बन जाए तो दो अननोन की वैल्यू निकल जाती है, बस वही अपना एम है। मान लेते हैं भाई कि एटॉमिक वेट ऑफ ए जो है वो एक्स है, और एटॉमिक वेट ऑफ बी जो है वो अपन ने वाई मान लिया। तो अगर B2A3 है तो 2B और 3 है, तो 3A बिकम्स 3x, और 2B बिकम्स 2y। ठीक है भाई, 3 × x ए के लिए और 2 × y बी के लिए। इसी तरीके से B2A के लिए लिखोगे आप x ए का वजन हो गया, और 2y बी का वजन हो गया। अब आपको बोला था कि 0.05 मोल B2A है, तो 0.05 मोल B2A3 का वजन निकालना है। तो मोल्स 0.05 इंटू मोलर मास, यहाँ से 3x + 2y कर देते हैं। तो 0.05 इंटू 3x + 2y, ये मोलर मास हो गया, मोल्स इंटू मोलर मास। और इसका वजन क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई मोल्स इंटू मोलर मास का जो वजन आना चाहिए वो 9 ग्राम आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। मोल्स ऑफ B2A इज 0.1, क्वेश्चन में दे रखा है। मोलर मास B2A का अपन ने लिखा है x + 2y,
और इसका वजन दे रखा है 10 ग्राम। तो अब क्या करते हैं, ये 0.05 को यानी चले जाते हैं, 0.1 को यानी चले जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 180। तो 3x प्लस 2y इज 180, x प्लस 2y इज 100। ये इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब अपन इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 जो है हमको मिल जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हो, तो x की वैल्यू आएगी, x इज एटॉमिक वेट ऑफ ए, दिस विल कम आउट टू बी 40, एंड y इज द एटॉमिक वेट ऑफ b, और ये वैल्यू आ जाएगी 30। तो भाई दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू निकाल दो, 40 और 30 आ जाएगी जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, लिख लिया जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, वेपर डेंसिटी पे आते हैं। अगला सवाल वेपर डेंसिटी के बारे में। मूविंग हेड, वेपर डेंसिटी क्या बोल रहा है? वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5, 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट एनटीपी ऑक्यूपाई। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो, किसी चीज की वेपर डेंसिटी दे दी तो मोलर मास पता है, या मोलर मास दे दी तो वेपर डेंसिटी पता है, एक ही बात हो जाती है। तो मोलर मास इज वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो गिवन वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5, देयरफॉर मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। कैसे आए? वेपर डेंसिटी इनटू 2, ये फॉर्मूला होता है मोलर मास का। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे हम निकाल भी लेते हैं, बट इन्हें क्वेश्चन में दिया है तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया। अब अपने को मोल्स पता करने हैं, ठीक है, क्योंकि मोल्स निकलेंगे तो वॉल्यूम निकलेगी। तो मोल्स 85 ग्राम के पता करने हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड कर दो, ये 5 मोल आ जाएगा। अब अगर किसी गैस के मोल्स पता है तो वॉल्यूम एट एनटीपी 5 इंटू 22.4, ये आ जाएगा 112 लीटर। अच्छा, कुछ लोगों को एनटीपी एसटीपी का डाउट होता है, तो बच्चों अपन मोल कॉन्सेप्ट के लिए एनटीपी एसटीपी की वॉल्यूम को सेम मान के चलते हैं 22.4। ज्यादा डिटेल में जो चेंजेस हैं वो अपन गैस सिस्टम में डिस्कस कर लेंगे कि एनटीपी एसटीपी पे क्या चेंजेस होते हैं, एसटीपी का ओल्ड कन्वेंशन क्या है, एसटीपी का नया कन्वेंशन क्या है, ये थोड़े अलग अलग बातें हैं। ओके, फेयरली इजी क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी। एक डायग्राम दिया हुआ है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अपन आंसर तो मार्क करना भूल गया यार। पिछले वाले का आंसर क्या आ जाएगा भाई? 112 लीटर आ गया ना, ऑप्शन बी। उसके पहले वाला मार्क किया था क्या अपन ने? जल्दी से मार्क कर लेते हैं, 40 और 30। 40 और 30 इज ऑप्शन सी, और उसके पहले वाला मार्क कर दिया था। दो क्वेश्चन अपन मार्क करना भूल गए थे। चलो 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 चलो, अब नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द मॉडल ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का आपको एक मॉडल दे रखा है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द मॉडल। और आपको कुछ नोटेशंस दे रखे हैं क्या, कि जो सॉलिड ब्लैक स्फीयर है ये कार्बन है ना, जो हॉलो व्हाइट स्फीयर है वो हाइड्रोजन है, और ये जो ग्रे स्फीयर है ये ऑक्सीजन है। तो अब आपको अगर मॉलिक्यूल दे दिया, तो अगर मॉलिक्यूल में अलग अलग आइटम्स के नंबर गिन लोगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन मॉडल देखते हैं और उससे कार्बन के एटम गिनते हैं। तो कार्बन के एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके सिवा तो और कोई सॉलिड स्फीयर बच नहीं रहा, तो कार्बन के एटम अपन लिख देते हैं 6। इसी तरीके से अगले हाइड्रोजन के एटम है ना, होलोस्फीयर थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन के एटम 8 आ गए, तो हाइड्रोजन इज 8। और ऑक्सीजन के इसी तरीके से जल्दी से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन आ गया 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। C6H8O6 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल इज C6H8O6 एज योर आंसर। ठीक है भाई, फेयरली सिंपल, फेयरली इजी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के एक आइसोटोप के बारे में बात करेंगे। ड्यूटेरियम नाम का एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, डी कहते हैं इसको। इसका सिंबल जो होता है, जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1H1। ठीक है भाई, हाइड्रोजन इज 1H1, ड्यूटेरियम इज 1D2। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। नॉर्मल हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसका एक और आइसोटोप होता है, ट्रिटियम कहलाता है वो, 1T3। तो इसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये आगे चल के पढ़ेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर आएगा आपकी क्लास 11th में, तो उसमें पढ़ेंगे। चलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O। अच्छा, अब D2O में क्या है? 16 तो ऑक्सीजन का वजन हो गया, और एक ड्यूटेरियम का वजन 2 है, दो ड्यूटेरियम का वजन 4 हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 20 आएगा। तो मोलर मास ऑफ D2O इज 20 ग्राम्स। ठीक है भाई। और बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ D2O बताना है। तो गिवन मास हो गया 4, मोलर मास हो गया 20, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 4/20, तो ये हो गया 1/5 या 0.2 मोल। उसके बाद नंबर ऑफ D2O चाहिए, तो किसी चीज के मोल्स आ गए तो मोलर मास आ जाएगा, तो मोल्स इज 0.2। अरे मोलर मास नंबर आ जाएगा, मोल्स इनटू
Avogadro's number will give you the number of D2O molecules. Number of D2O is 0.2 into Na, तो डायरेक्ट अभी इसको 0.2 Na लिख देते हैं. नंबर ऑफ Na की वैल्यू पर नहीं सब्स्टिट्यूट करते क्योंकि अपने को दिख रहा है कि ऑप्शन Na में ही है, तो Na में ही निकाल लेते हैं. बार बार कन्वर्ट करेंगे, पहले नंबर में डालाएंगे फिर वापस Na में लाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा. अच्छा, एक D2O में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे भाई? देखो, एक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, तो एक ड्यूटेरियम में एक, दूसरे ड्यूटेरियम में भी एक, और ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो टोटल होगा 10. तो एक D2O में 10 न्यूट्रॉन है. अपने पास टोटल D2O कितने? 0.2 इंटू Na है, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू 0.2 Na. D2O में अपने पास हो जाएंगे 10 इंटू 0.2 इंटू Na, विच इज 2 Na न्यूट्रॉन्स. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो नंबर ऑफ D2O में न्यूट्रॉन्स, मतलब 4 ग्राम D2O में, हैवी वाटर कहते हैं इसको, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? 2 Na. अपना ऑप्शन कौन सा मार्क कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर डी. आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से. 10 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आ गए, 5 और बचे हैं. अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो जो बेसिक चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको डायरेक्ट करेंगे. तो क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन? If a sample of CuSO4.5H2O contains 64 gram sulfur, calculate mass of hydrogen present in the sample. तो हमको एक CuSO4.5H2O में ये दिखता है कि इसमें एक तो सल्फर का एटम है और हाइड्रोजन के एटम 5 इंटू 2 10 है. एक अकेले CuSO4 की बात करें तो 5, एक सल्फर पर 10 हाइड्रोजन है अपने पास. तो इसीलिए जब मोल की बात करेंगे, एक मोल CuSO4 में 1 मोल तो आएगा सल्फर और 10 मोल आएगा हाइड्रोजन. यानी कि 1 मोल सल्फर यानी 32 ग्राम सल्फर के लिए हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो 10 ग्राम. रिलेशन हमने निकाली सल्फर और हाइड्रोजन में क्योंकि उसी को यूज करना है. तो 1 मोल CuSO4 में 1 मोल सल्फर, उसका वजन 32 ग्राम, और उसी 1 मोल CuSO4 में 10 मोल हाइड्रोजन, उसका वजन 10 ग्राम. यानी कि जब भी हमारे पास 32 ग्राम सल्फर होता है इस कंपाउंड में CuSO4.5H2 में, तो उसके साथ साथ 10 ग्राम हाइड्रोजन भी होता है. इस पे हम अप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड. तो सिंस फॉर 32 grams of sulfur we have 10 grams of hydrogen, therefore for 64 grams of sulfur we'll have 20 grams of hydrogen. और यही सवाल पूछ रहा था कि भाई अगर 64 ग्राम सल्फर हो तो हाइड्रोजन का वजन कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, तो उसका मार्क कर देंगे ऑप्शन बी से. ठीक है भाई, ओके. आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर एक सवाल करते हैं. तो क्या कह रहा है सवाल? एक सेकेंड, इसको थोड़ा रिसाइज कर लें. सवाल कह रहा है कि द सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज 7% सोडियम, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. तो अगर आपको याद हो, मैंने पहले जो सवाल अभी करवाया था उसमें कहा था कि मिनिमम मोलर मास लेने के लिए एक एटम कम से कम सब्सटेंस का लेना पड़ेगा. तो एक ले लेते हैं. तो परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें. मास ऑफ सोडियम 23 होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा AMU की यूनिट में. अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे, तो सेम नंबर इन ग्राम्स आ जाएगा. तो परसेंटेज सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, कितना दे रखा है परसेंटेज? 7. और मास ऑफ सोडियम इन दी मॉलिक्यूल, एक ही सोडियम ले रखा है तो उसका वजन आएगा 23. इसको सॉल्व कर दे तो मॉलिक्यूलर वेट इज 2300 और 7 नीचे आ जाएगा बाय 7. इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 328.6, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 329 ले सकते हैं. तो ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन सी इससे मैच हो जाएगा. ठीक है, तो 329 इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे और कुछ सवाल. देखो, कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल में 21 कार्बन के एटम है. तो मास परसेंट ऑफ कार्बन कॉर्टिसोन दे रखा है, इट्स मोलर मास इज. तो मोलर मास यूनिट ग्राम में आएगा, बट फॉर्मूला वही लगेगा, प्रोसीजर वही रहेगा. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या इसको मोलर मास लोगे तो मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यू अपन लिख देते हैं, 69.98 दे रखी है. ठीक है भाई, और एक मॉलिक्यूल में 21 कार्बन थे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का वजन आएगा 21 इंटू 12 AMU. और अगर एक मोल सब्सटेंस बोलेंगे तो 21 इंटू 12 ग्राम्स कार्बन का वजन हो जाएगा. यूनिट ऊपर नीचे सेम रहती है, तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. तो अब मोलर मास को ऊपर ले जाते हैं, ये 69.98 को नीचे ले आते हैं, तो अपने को मिल जाता है 21
इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 69.98। अच्छा, आप देखो इसको डिवाइड करने में आएगी दिक्कत, तो अपन लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या कि न्यूमरेटर तो 21 इंटू 12 इंटू 100 रहने देते हैं, और 69.98 इज वेरी क्लोज टू 70। इसको 70 रखने से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि 70 जो है वो 10 टाइम्स चला जाएगा 7 से, और 21 चला जाएगा 3 टाइम्स, और ये 10 जो है एक जीरो काट देगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपने को आंसर मिल जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 10 विच इज 360 ग्राम्स। क्योंकि मोलर मास पूछा था तो ग्राम यूनिट लिख देते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछते तो एमयू यूनिट रख देते। 360 के पास आसपास एक ही ऑप्शन है 360.1, तो उससे अपना आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी तो उसके पास की वैल्यू अपन ने देख ली। ठीक है भाई, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू दी 13th क्वेश्चन। जल्दी 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 आ जाओ, और सब लोग, आई एम होपिंग एवरीवन इज फॉलोइंग मी। लुक एट दिस, इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मीथेन। यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ कि हम क्या अज्यूम कर सकते हैं चीजों को लेके। इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मीथेन आर टेकन इन आइडेंटिकल कंडीशंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो आपको बोला नहीं है कि कितना मास है, तो या तो आप एक्स ले लो, या फिर क्या करते हैं अपन मोलर मास लिखते हैं। देखो मोलर मास CO2 का आता है, सॉरी O2 का आता है 32 ग्राम्स, है ना, मोलर मास या मोलिकुलर 32 MU। हाइड्रोजन का आता है 2 और CH4 का आता है 16। तो या तो वेरिएबल मान लो x, और फिर मोल्स निकालने के लिए x बाय 32 करो, या x बाय 2 करो, या x बाय 16 करो। तो ये रेशो x के, मतलब ये वैल्यूज x के टर्म में आएंगी, फिर उनका रेशो निकाल लो। या आप क्या करो, कुछ भी मास ले सकते हो, आपको आसान बोल दिया तो एक ऐसा नंबर लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो इन तीन वैल्यूज का, जो सबसे डिवाइड हो जाए, जिससे कि रेशो आपको आसानी से मिल जाए। तो अपन एक काम करते हैं, 32 2 16 का एलसीएम 32 है, तो यहाँ ले लेते हैं 32 ग्राम्स। तो क्या होगा, मास, सबका मास 32 मान लिया, एक्स कुछ भी हो सकता था, तो एक्स की वैल्यू 32 भी ले सकते हैं, तो ले लिया अपन ने 32। मोल्स ऑफ O2 इज 32 बाय 32, एक मोल O2 है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 32 बाय 2, 16 मोल H2 है। और मोल्स ऑफ CH4 इज 32 बाय 16, ये दो है। तो एलसीएम लेने का फायदा ये है कि आपको डायरेक्टली होल नंबर्स मिल जाएंगे। तो रेशियो ऑफ मोल्स इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये हमने सीखा है ना। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यही कहती है कि अगर गैसेस को सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में लोगे तो बराबर वॉल्यूम में बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। उससे ये भी निकल के आता है कि जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ O2 H2CH4 इज 1 इज टू 16 इज टू 2, ये आपका रेशियो आ गया, ये हो जाएगा आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई अपना, 1 is to 16 is to 2 इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर असाइनमेंट। तो यहाँ क्या बोला है, सेम मास ऑफ ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड कंटेन, क्या क्या सेम कंटेन करते हैं, हमको ग्लूकोज और एसिटिक एसिड दे दिया है। तो सबसे पहले मोलर मास लिखते हैं इनका। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अपन पहले भी निकाल चुके हैं, 180 आता है ना, और CH3COH का 60 आता है। मोलर मास होगा तो ग्राम में, मॉलिक्यूलर होगा तो एमयू में, नंबर यही रहेगा। तो इक्वल मास लेना है तो भाई वही बात, एक्स भी ले सकते हो या एलसीएम ले लो, या एलसीएम 180 आ रहा तो मान लेते हैं 180 ले लिया। तो 180 ग्राम में एक मोल तो C6H12O6 आ जाएगा, और CH3COH जो है वो 180/3 आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो एक मोल आपने C6H12O6 ले लिया और 3 मोल ले लिया CH3COH। तो एक में 6 मोल तो कार्बन आएगा, 12 मोल हाइड्रोजन आएगा, और 6 मोल ऑक्सीजन आएगा। तो रख देते हैं भाई 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन और 6 मोल ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसे ही एक CH3COH में 2 कार्बन है, ठीक है, तो 3 में आ जाएंगे 6, तो 2 × 3 कर रखा है अपन ने, 6 मोल तो कार्बन आ गया। इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन है एक के अंदर, तो एक मोल में 4 मोल, तो 3 मोल में 4 × 3 12 मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन एक CH3COH में 2 हैं, तो एक मोल में 2 मोल आएंगे, तो 3 मोल में 6 मोल आ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आ गया कि सब कुछ ही सेम है, ऑल आर सेम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये मत बोलना भाई कि सर आपने तो मोल सेम निकाले हैं। अच्छा एक सेकंड, अपने को ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव सेम, तो अपन डी मार्क करेंगे। ये मत बोलना कि सर आपने मोल्स निकाले नंबर नहीं, क्योंकि अगर सबके मोल्स सेम आ रहे हैं, नंबर करोगे तो इनटू एन यहाँ भी करोगे, इनटू एन यहाँ भी करोगे, बात वही आएगी। जब मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है तो मोल्स अगर बराबर है तो नंबर भी बराबर आएगा,
ये हमेशा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस असाइनमेंट, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 3.68 ग्राम्स ऑफ K4FeCN6। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं, इनको देख के डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक वही लॉजिक इस्तेमाल करना है कि एक मॉलिक्यूल में 4 पोटेशियम, एक आयरन, 6 कार्बन और 6 ही नाइट्रोजन है। ये लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो मोलर मास पता कर लेते हैं। तो मोलर मास पता करते हैं क्योंकि नंबर पूछा है और अपने को मास दे रखा है, तो मास से मोल्स आएंगे और मोल से फिर नंबर पे पहुंचेंगे। तो पोटेशियम है 4, तो 4 × 39, आयरन है 1, तो 1 × 56, कार्बन है 6, तो 6 × 12, और नाइट्रोजन है 6, तो 6 × 14। तो ये हो जाएगा 156 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 6 × 14 आ जाएगा 84। इसको टोटल कर दो तो ये आ जाएगा 368। तो मोलर मास, मोलिकुलर मास 368 है ना, या तो ग्राम या एमयू। तो मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास इज 3.68 अपॉन मोलर मास इज 368। ये आ गया 1/100 या 0.01 मोल्स। तो K4FeCN6 के मोल आ गए। तो अगर K4FeCN6 के मोल्स हैं तो नंबर ऑफ K4FeCN6 निकाल सकते हैं मोल्स इनटू Na करके। तो 0.01 इज द नंबर ऑफ K4FeCN6। अब आपको नंबर इसका नहीं पूछा था, आपको नाइट्रोजन एटम का पूछा था। तो ध्यान दो कि एक K4FeCN6 के अंदर 6 नाइट्रोजन एटम है, एक के अंदर 6 हैं, तो इतने के अंदर कितने हो जाएंगे? 6 × 0.01 × Na हो जाएंगे। तो वो अपन कर देते हैं 6 × 0.01 × Na, तो यह जाएगा 0.06 Na। अच्छा, अपन ने सिंबल Na यूज किया है, इन लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर के लिए N0 यूज किया है, तो आंसर आ जाएगा C। ठीक है भाई, तो ये थे 15 क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 2। इससे आगे और भी असाइनमेंट्स आते रहेंगे। तो वी आर प्लानिंग टू हैव टोटल 5 असाइनमेंट्स। तो उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट की लिंक वीडियो के कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशंस की भी लिंक में डाल दूंगा, तो आप सॉल्यूशंस का PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से चीज़ें सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स बेटर होंगे। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अपन अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, लेक्चर या असाइनमेंट का डिस्कशन। फिर मिलेंगे किसी और असाइनमेंट में, किसी और लेक्चर में।